17,514 किलोमीटर्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो मंत्रा में। और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं अपनी बाइक बजाज एवेंजर 220 क्रूज के बारे में। तो अभी तक मैंने अपने बाइक को तकरीबन 17,500 किलोमीटर्स ड्राइव कर लिया है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसा रहा परफॉर्मेंस मेरे बाइक का, क्या अच्छी बातें रहीं, क्या बुरी बातें रहीं, क्या माइलेज मिला मुझे अपने बाइक से। इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे बिल्कुल डिटेल्स में। तो एक्चुअली आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इतना चलने के बाद मेरे बाइक्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं और मुझे कुछ पार्ट्स चेंज करने पड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा उस पार्ट्स को चेंज करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा रहा बाइक का परफॉर्मेंस और क्या दिक्कतें आती हैं जब बाइक्स को आप थोड़ा ज़्यादा चला लेते हैं इस बाइक को। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि जब बाइक मैंने स्टार्टिंग में लिया था तो मैंने कुछ पार्ट्स चेंज करवाए थे, पार्ट क्या एक्सेसरीज चेंज कराए थे, जिसमें सबसे पहला था ये हॉर्न। तो ये बजाज की तरफ से इनबिल्ट हॉर्न मिला था मेरे बाइक में। तो इस हॉर्न का जो आवाज़ है वो काफ़ी अच्छा है, बट जो इसका बैटरी कंजप्शन है वो काफ़ी हाई था, जिसकी वजह से जब रात के टाइम पे लाइट और ये हॉर्न जब साथ में चलता था तो लाइट बिल्कुल डिम हो जाती थी और हॉर्न का आवाज़ भी काफ़ी कम आता था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। इस वजह से मैंने ये हॉर्न को चेंज कर दिया। इसके बदले मैंने 2 सिंपल हॉर्न्स लगवाए जिसका आवाज़ इससे बेहतर है और बैटरी कंजप्शन काफ़ी कम है। अगले पार्ट की बात करें तो वो था ये LED लाइट, 2500 ल्यूमेंस इसका प्रोडक्शन लाइट का। तो ये मैंने लगवाया था स्टार्टिंग में, बट कुछ दिनों के बाद ही मैंने इस लाइट को निकलवा दिया था बाइक से, क्योंकि इसका लाइट आप देख रहे हैं ये इस तरह से इस साइड में दिया हुआ है। तो इस वजह से जब ये लाइट जो निकलती थी वो रोड पे फोकस नहीं करती थी, वो डिस्पर्स होती थी एयर में ऐसे। तो उसकी वजह से क्या होता था कि मुझे कोई विजिबिलिटी नहीं मिलती थी रोड की। सामने से कोई देखता था जब इस लाइट को तो लगता था कि हाँ काफ़ी ब्राइट लाइट जल रही है, बट मुझे रोड क्लियरली नहीं दिखता था, तो कोई फ़ायदा ही नहीं था इस लाइट को लगाने का। इसलिए मैंने इस लाइट को निकलवा दिया और वही नॉर्मल जो इनबिल्ट लाइट लगी हुई थी उसको मैंने फिर से लगा दिया। तो आप सबको मैं सजेस्ट करूँगा कि ये इस टाइप की कोई भी LED लाइट्स अपने बाइक में ना लगाएं। इसका लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपको रात को कोई भी विजिबिलिटी आपकी बेहतर नहीं होगी। ये अगर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स टाइप में अगर लगे रहते तो इसका फ़ायदा होता, बट नॉर्मल रिफ्लेक्टर हेडलैम्प में इनका कोई भी काम नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर अब मुझे क्या पार्ट्स चेंज करवाने हैं बाइक में। तो चलिए पहले प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि आखिर बाइक में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कौन कौन से पार्ट्स मैं चेंज करवा रहा हूँ। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है इसके इस चैन में, जो कि काफ़ी लूज है और ये बिल्कुल खड़खड़ आवाज़ करता रहता है। ये देखिए, इसको मैंने बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पीछे करवा चुका हूँ, एकदम पीछे तक, उसके बाद भी ये काफ़ी लूज। और सबसे बड़ा डीमेरिट इसके चैन का ये है कि इसमें कोई भी लॉक नहीं दिया, जिसकी वजह से चैन को छोटा नहीं किया जा सकता है। ये पूरा चैन ही चेंज होगा, मतलब इसका ये जो पूरा चेन पॉकेट के साथ जो पूरा इसका जो सेट है ये पूरा का पूरा चेंज होगा। तो अब इसका टाइम आ गया कि इसको चेंज कर लिया जाए, क्योंकि ये बहुत आवाज़ कर रहा है। दूसरी दिक्कत मुझे हो रही है इसके गियर्स में, इसके गियर्स चेंज नहीं हो रहे। ये गियर मोस्टली 4 to 5 पे ही रहता है और ये नीचे नहीं जा रहा है। इसकी वजह से अब मुझे आज इसको सर्विसिंग में ले जा रहा हूँ, फिर देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा दिक्कत ये तो नॉर्मल है, ये एक एक्सीडेंट मतलब पीछे से बैटरी वाली कार ने ऑटो ने ठोक दिया था, जिसकी वजह से ये टूट गया था। और अगला प्रॉब्लम है इसका ये इग्निशन लॉक। ये जो है ये देखिए ऑन के पोजीशन पे ही सेट है। अब ये यहाँ से चाबी इसके बाद भी यहाँ से ये बाहर आ जा रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए था, और ये बिल्कुल कहीं भी मूव नहीं हो रहा है। तो इसका लॉक ख़राब हो चुका है, इसकी वजह से मुझे इसका तीनों, यानी कि ये इग्निशन लॉक, हैंडल लॉक और ये पेट्रोल वाला, तीनों को चेंज कराना पड़ेगा। तो ये पार्ट्स मुझे चेंज कराने। बाकी मैं स्टार्टिंग में इसके ब्रेक्स के जो डिस्क पैड है वो पहले चेंज करा चुका हूँ, क्योंकि हर बरसात में यहाँ मिट्टी लगने की वजह से डिस्क पैड घिस जाते हैं, जिसके वजह से मुझे डिस्क पैड पहले भी चेंज करवाने पड़े, पर वो कोई बड़ा पार्ट नहीं है। तो आप सभी ने देखा कि आखिर क्या प्रॉब्लम्स हैं मेरे बाइक्स के अंदर। तो मैं इसके पार्ट्स को लेके आ चुका हूँ। देखिए ये है इसका पूरा चेन पॉकेट का सेट, जो तकरीबन 1509 इसका प्रिंटेड प्राइस है और मुझे तकरीबन ये मिला 1300 समथिंग में। ये इसका चैन है इसके अंदर, ये इसके व्हील्स दोनों, तो ये पूरा सेट ही मिलता है, भी चेंज कराना पड़ेगा। ये है, ये इसका इग्निशन सेट है। ये तकरीबन 600 के आसपास मुझे मिला। इसमें पूरा ये मेन इग्निशन और बाकी के लॉक्स, हैंडल लॉक्स और फ्यूल टैंक लॉक, और ये इसका टेल लैंप का कवर।
तो चलिए, अब तो बात हो गई पार्ट्स की, अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की बाइक की। तो कैसा रहा परफॉर्मेंस है बाइक का, तो बता देता हूँ आपको। तो पहले अच्छी जो बातें वो बता देता हूँ। तो इस बाइक की राइड क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। मुझे डेली काफ़ी ख़राब सड़कों पे चलना रहता है और इसके वजह से अगर कोई नॉर्मल फाइबर बॉडी बाइक रहती है तो उसमें बहुत सारी आवाज़ें आने लगती हैं, पर इस बाइक में अभी तक कोई भी आवाज़ नहीं आती है। बहुत बेहतरीन इसकी बिल्ड क्वालिटी है और कोई और बाइक रहती तो अभी तक वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने रहती, पर 2 साल से मैं इस बाइक को चला रहा हूँ। तकरीबन 17,000 के ऊपर मैं ड्राइव कर चुका हूँ और मोस्टली मुझे डेली इस रोड से ही जाना रहता है जो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आपको बता देता हूँ, काफ़ी मज़ेदार इसका राइड रहा है और बिल्कुल कोई भी ख़राबी नहीं आई है इसके राइड में। थोड़ा सा इस पर और बात करूं अगर हाईवे परफॉर्मेंस की, तो वो बहुत ही जानदार है, क्योंकि जो कंफर्ट मिलता है इसको चलाने में वो और कोई बाइक मेरे ख्याल से इस रेंज में और कोई बाइक में नहीं मिलेगा। बिल्कुल आप आराम से लॉन्ग रूट पे जा सकते हैं, बैक पेन की प्रॉब्लम नहीं होती है, हाथों में दर्द नहीं होता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इस बाइक के अंदर। स्टेबिलिटी भी हाई स्पीड पे अच्छी रहती है। मैं इसको 125 तक गया था इस बाइक से और काफ़ी स्टेबल थी तब तक ये बाइक। और सिटिंग पोस्चर जो पीछे बैठते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जो पीछे टेक लगाने के लिए मिला हुआ है उसकी वजह से काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। तो वो काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ हो जाती है जो भी बाइक्स जो चला रहे हैं उनके लिए और जो पीछे बैठे हैं उनके लिए भी। अब इसके बाद डीमेरिट्स की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसकी ब्रेकिंग सिस्टम मुझे नहीं पसंद है। इसमें अगर ABS होता तो काफ़ी अच्छी बात होती, क्योंकि ये जो बाइक स्किड होने का प्रॉब्लम रहता है वो नहीं होता। दूसरा प्रॉब्लम है इसके जो व्हील्स, वो मोस्टली हाईवेज पे चलने के लिए बने हैं, इसलिए सिटीज़ में अगर आपको ख़राब सड़कों पे चलना है उसमें तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर कीचड़ वगैरह में जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्लिप करेगा, क्योंकि इसके जो व्हील्स के थ्रेड्स हैं वो उस हिसाब से नहीं बने हुए हैं, वो हाईवेज पे चलने के लिए बने हुए हैं, इसलिए वो दिक्कत होती है। तो बेसिकली 2 प्रॉब्लम है, एक ब्रेकिंग और इसके व्हील्स के। वो प्रॉब्लम नहीं कहेंगे इसके व्हील्स का, क्योंकि वो उस हिसाब से डिज़ाइन किए ही नहीं गए हैं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि इसका ब्रेकिंग, बाकी इस बाइक में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइलेज की बात कर लें तो मुझे ऑन एन एवरेज तकरीबन 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है इस बाइक के थ्रू। तो अगर मैं पूरा बात करूं इस बाइक के परफॉर्मेंस को तो मुझे काफ़ी बेहतरीन लगता है। ब्रेकिंग से भी अब मुझे कोई खास दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं इतने दिनों से चला रहा हूं तो मुझे एक आदत सी हो गई है, मैं उस हिसाब से ब्रेकिंग को एडजस्ट कर लेता हूं। बट अगर कोई नया ड्राइव करता है तो उससे ज़रूर दिक्कत होती है। तो इस बात को ज़रूर एड्रेस करना चाहिए बजाज को, इसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए कि इसमें ABS दें, डुअल चैनल इसमें ABS देना चाहिए डुअल डिस्क ब्रेक के साथ, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और बाइक को काफ़ी सेफ बनाएगा। और बाकी इस बाइक से मुझे और कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल और बेहतरीन बाइक है। चलिए, तो फिर इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा अलग जरूर था, पर मेरे ख्याल से पसंद आया होगा, और इस हाथ के मूवमेंट को थोड़ा सा इग्नोर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो फिर जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेफ ड्राइव कीजिए।